आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई सालू यादव में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ डाउट रह गए थे। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि लिखावट में कुछ क्लियर नहीं है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो फिर से अपलोड कर दिया है। थोड़ा शॉर्टकट है बट जो भी है वो बहुत ही क्लियर है। मैं आप लोगों को उस वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाई थी और मैं आज भी वही प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि प्राचीन इतिहास को हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हम उसको अधिक से अधिक माइंड में रख सकें और एग्जामिनेशन हाल तक ले जा सकें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपको आज प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से कहाँ किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो हमने जहाँ तक देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं वो आधुनिक इतिहास से उठते हैं। उसके बाद प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत। ये जो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास, यहाँ से सबसे सेक्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आईएएस विशेष लेवल पर ही बनते हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन या रेलवे ग्रुप डी या अदर कोई एग्जाम हो तो उसमें मतलब आया हो कि यहाँ से हमें क्वेश्चन उठे हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमें अन्य विषयों पर भी फोकस डालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से पाषाण काल। इस दौरान कैसे स्टोन, अलग अलग स्टोन एज आए, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले नवपाषाण में ही देख लीजिए कि इसके दौरान मानव ने और नवपाषाण काल में मानव ने बस्ती बनाकर अपना जीवन शुरू किया और वहां से हमें व्यवस्थित इतिहास का अध्ययन करने को मिलता है। और उसके बाद हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यह हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। उसके बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे जिसे यह 6ठी शताब्दी बीसी का काल है, समय का काल है और यहाँ से एक व्यवस्थित राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। यहाँ से मगध का उदय होता है, हर्यक वंश आते हैं और शिशुनाग वंश आते हैं, नंद वंश आते हैं। तो जैसे इसमें पढ़ा है आप लोगों को, यहाँ इस चैप्टर से अत्यधिक क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। जितने अक्सर आपने देखा है तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो महाजनपद काल से भी क्वेश्चन अत्यधिक आते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। हम इसको किस तरीके से पढ़ें, बौद्ध धर्म जैन धर्म को, या दोनों मतलब अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं और एक में रिवीजन करके पढ़ सकते हैं या कंबाइज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि धार्मिक आंदोलन में मतलब ये महाबुद्ध और बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ये डाउट रह जाता है कि कहते तो हैं कि हमने इसको 20 घंटा पढ़ा, आज मैंने इसको इतना पढ़ा, बट ये नहीं होता कि आज मैंने इसको इतना पढ़ा और हमें याद कितना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है और जितना भी पढ़ा उसको मन लगाकर पढ़ें। हम 2 ही पेज पढ़ें बट मन लगाकर पढ़ें और ये ध्यान दें कि हमें कितना याद होगा। तो धार्मिक आंदोलन में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मौर्य काल। जैसे मौर्य काल में हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को, अशोक का इतिहास। तो इसके बाद अशोक के इतिहास के बारे में बताता है मौर्योत्तर काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौर्योत्तर काल। यहाँ से यानी मौर्य के बाद हम लोग जो स्पेशली कुषाण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं वो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल के में पढ़ते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में। फिर आता है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आता है हमारा जैसे हर्षवर्धन आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल में हम राजपूतों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो ये दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास के जो उसके पहले आता है मेडाइवल हिस्ट्री के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल, इसके दौरान 5 वंश आते हैं जिसे आए दास वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, यद वंश और क्या बोलते हैं तुगलक वंश। इन वंशों के बारे में हमें
अध्ययन करना होगा। उसके बाद आते हैं मुगल काल पे। मुगल काल में के दौरान विभिन्न राजा और अपने विभिन्न राजा आए अपने पावर द्वारा भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस प्रकार अपने वंश को आगे बढ़ाते गए। फिर इसी के बाद उनका वंश बढ़ता गया। उसके बाद हम आते हैं विजयनगर पे। विजयनगर बहमनी इसके अंतर्गत आता है, बहमनी नगर। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के इस मिडाइवल टाइम से हमें पढ़ना है। जैसे बहमनी में ये दोनों दक्षिण भारत से आए बहमनी में, तो इसकी विजयनगर बहमनी जैसे यहाँ किसके अंतर्गत आते हैं, बहमनी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मराठा का इतिहास। फिर उसके बाद आता है धार्मिक इसके दौरान हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम इसे समाज सुधारी आंदोलन भी कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि इसके दौरान कबीर, गुरु नानक और जिसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है पतन विदेशी आगमन होते हैं। पतन में जैसे अब विदेशी आगमन आते हैं जो इसके पूर्व जो मिडवल हिस्ट्री से के पहले और उसके बाद जो आते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में किस तरह के मध्यकालीन का पतन होता है और आधुनिक इतिहास में विदेशियों का आगमन होता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। भारतीय विदेशियों का आधुनिक इतिहास में विदेशियों का आगमन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले चलिए हम इसके बाद चलिए जैसे पढ़ते हैं विदेशियों का आगमन कि हमारे देश में विदेशियों का आगमन कैसे हुआ, ये किस क्रम में भारत आए, फिर और किस उनका आगमन हमें किस प्रकार, तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे इन्होंने अपना शोषण चालू कर दिया और भारत में आकर इन्होंने किस प्रकार से अपना रौब जमाया अपने पावर द्वारा और हमारे यहाँ आके कब्जा कर लिया, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और उसके बाद आते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे, साम्राज्य आंदोलन के बारे में। किस प्रकार साम्राज्य आंदोलन शुरू हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध, इन सब लड़ाइयों के माध्यम से यहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में हम देखते हैं जैसे अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ शोषण करना स्टार्ट कर दिया। उस उनके दिमाग में था शोषण किस प्रकार से वो हमारे भारत का शोषण करते थे। तो जैसे भूमि का शोषण, हमारे यहाँ मनुष्यों का शोषण, तो वो अपने हिसाब से अपने पावर द्वारा अपना हम लोगों का शोषण करने लगे। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक में हमारा आ जाता है ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्सर देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से बनते हैं। तो इसके बारे में हम एकदम क्लियर पढ़ाएंगे। अभी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष में जैसे किस प्रकार स्वतंत्रता के टाइम पर हमारे यहाँ के किसानों ने कितना योगदान दिया और जनजातियों ने क्या योगदान दिया और गांधी जी द्वारा जो योगदान दिया गया था, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा कि उसके बाद गवर्नर हुए, फिर गवर्नर जनरल हुए, फिर वायसराय हुए, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। 1950 योजना आयोग का गठन। उसके बाद आता है हमारा गुटनिरपेक्षता। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा NMNM। फिर आता है नई आर्थिक नीति 1991। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे कि तो ये आता है हमारा नई आर्थिक नीति 1900 किस प्रकार से हमारे देश में स्वतंत्रता के उपरांत अपनी नई आर्थिक स्थिति को लाया गया और हम लोगों ने किस तरीके से इसको शुरुआत किया गया। 1950 योजना आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद गुटनिरपेक्षता आती है। फिर आता है नई आर्थिक नीति 1991। इस प्रकार से हम लोगों ने फिर से अपने देश में अपना रौब जमाया और अपने हिसाब से इसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है कि हम इसको अपने माइंड में बैठा सकें। चार्ट द्वारा, समूह द्वारा, इसको समूह बनाकर पढ़ सकते हैं, चार्ट बनाकर पढ़ सकते हैं और हम नक्शा तैयार करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जैसे हम नक्शे द्वारा हम आपको बताते हैं कि 1 मिनट रुकिए आप लोग कि इसको हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से हमारे दिमाग में हमेशा के लिए ये बैठा रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ चार्ट द्वारा। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ 16 ये जैसे महाजनपद में आ जाते हैं। तो महाजनपद में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि ये महाजनपद पे 16 अंग थे। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका दिन, क्रमांक और इसके स्थापना सब लिख लेते हैं। और तो इस माध्यम से पढ़ने से हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठा रहता है और एग्जामिनेशन हॉल तक हम इसको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करके आते हैं।
और दूसरी बात अब नक्शे द्वारा, कि जैसे हम भारत का नक्शा बनाए, उसके बाद नक्शे में हमें यहाँ दे दिया कि यहाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़, तो इसके माध्यम से भी हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमने आज 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, हम जितनी भी देर पढ़ाई करें मन लगाकर पढ़ें और इतना अच्छे से इसको रिवाइज करें कि हम एग्जामिनेशन हॉल तक अगर पहुँच रहे हैं तो वहाँ तक हम 100% उसको करके आएँ। तो दोस्तों इसी पर हम अपना ये वीडियो फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा भी उत्सव बढ़ सके और हम आप लोगों के बीच में अब फिर से आ सकें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।